हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर भाग्यश्री। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील विथ होम्योपैथी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से स्किल सेट होम्योपैथ के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो स्किल सेट को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले ये स्किल्स आप में होने चाहिए। ये स्किल्स अगर आपने अच्छे से खुद में डेवलप कर लिए तो आपको बहुत इजी जाएगा पेशेंट हैंडल करने में, उनको प्रॉपर सिमिलीमिम प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको सीखना है वो है केस टेकिंग, द आर्ट ऑफ केस टेकिंग। केस टेकिंग जब हम करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है जब हम लोग इंटर्नशिप या फिर फाइनल ईयर में होते हैं, जब केस टेकिंग करते हैं। 1.5 आवर्स हम लोग दे देते हैं केस टेकिंग में, लेकिन फाइनली जब हम एनालाइज करके इवेल्युएट करते हैं, फिर फाइनली देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे सिम्टम्स ही नहीं हैं जिसके ऊपर हम प्रेस्क्राइब कर सकें। तो ये डिफ़िकल्टी मुझे लगता है सभी को आती होगी कि कैसे केस लेना है, क्या पूछना है। इवन दो अगर आपके पास प्रॉपर प्रोफार्मा भी अवेलेबल हो, फिर भी हम लोग जो है बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ये गलतियाँ जो है हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये गलतियों को कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चाहे वो एक्यूट केस टेकिंग हो या फिर क्रॉनिक केस टेकिंग, दोनों में हमको बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। तो डिफ़िकल्टीज़ को कैसे सॉल्व करें, कैसे ये स्किल हमको इम्प्रूव करनी चाहिए, कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये स्किल को इम्प्रूव करने का कि एक प्रोफार्मा तो आपके पास होता ही है, लेकिन अगर आप अपने आसपास में कोई एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है, आपके कोई सीनियर है जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं, या फिर जो प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है मेंटर होने का या फिर किसी को अंडर प्रैक्टिस जाने का। सबसे पहले आप जब उनके अंडर प्रैक्टिस जाएंगे तो वो देखेंगे कि वो कैसे जो है केस को डील करते हैं, कैसे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, वो आपको पता चलेगा। वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन से हेडिंग के अंदर में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप जब पेशेंट को थर्स्ट पूछते हो, तो मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि लिखते हैं 8 to 10 ग्लासेस, पेशेंट ड्रिंक्स 8 to 10 ग्लासेस। लेकिन क्या ये पेशेंट सच में थर्स्टी है इसीलिए इतना पानी पीता है, या फिर उसने एक हैबिट बना ली है क्योंकि सब लोग बोलते हैं ज़्यादा पानी पीना चाहिए, उसने एक हैबिट बनाई है इसलिए वो इतना पानी पीता है, या फिर उसको सच में प्यास लगती है, या फिर वो थर्स्टलेस है लेकिन वो ज़बरदस्ती पीता है। तो ये जो है ये हमको ध्यान रखने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी काफ़ी मिस्टेक्स जो है वो हम लोग करते हैं, लेकिन जब हम किसी के अंडर प्रैक्टिस जाते हैं, वो जो देखते हैं वो डॉक्टर की किस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या डिटेल्स पूछते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करने चाहिए, तो ये हमको जो है पता चलता है। वो कौन से केसेस या फिर क्लिनिकली वो कैसे पेशेंट को हैंडल करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, ये भी हमको सीनियर्स से सीखने मिलता है। जब आप उनको अंडर प्रैक्टिस ज्वाइन करेंगे तो आपको जब भी कोई डिफ़िकल्टीज आएंगी आप उनसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 1-2 घंटा निकाल के अंडर प्रैक्टिस जाइए। और फिर अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है या कोई केसेस में आप अगर फंसे हुए हैं, तो अगर आपका कोई मेंटर होगा तो आप उनके साथ अपनी डिफ़िकल्टीज़ पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कशन से जो है आप जहाँ पे फंसे पड़े हैं उसमें आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, या फिर कोई ऐसे पॉइंट में आप कुछ फंसे हुए हो तो जो है आगे वाला जो आपको नहीं दिख रहा हो तो आगे वाला आपको समझा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
फिर इसके अलावा जो है, जब हम लोग किसी के अंडर प्रैक्टिस जाते हैं, कई महीनों तक हम लोग देखते हैं कि सर जो भी सीनियर है या फिर जो भी डॉक्टर है कि वो किस तरह से केसेस हैंडल कर रहे हैं, देखते जाते हैं। जब हम लोगों की माइंड की ट्रेनिंग होती जाती है तो वो किस तरह से केस टेकिंग करते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, और जब वो आपको बताते हैं, समझाते हैं, तो आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, आपकी माइंड की ट्रेनिंग होने लगती है। तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ऐसे केसेस में हमको ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए या इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। या फिर अगर कोई इंट्रोवर्टेड पेशेंट है तो उसमें से हमको किस तरह से कैसे जो है पूछना चाहिए, या उसको कैसे काउंसिल करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए कि केस टेकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सब जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब जाते हैं तो ये हमको तब समझ में आती है। तो ये जो था केस टेकिंग का एक इम्पोर्टेंस था। सेकंड, हम लोगों को क्या पता होना चाहिए? सेकंड, हम लोगों को पता होना चाहिए डिजीज़ कंडीशन के बारे में। डिजीज़ कंडीशन के कॉमन सिम्टम्स क्या है, इस बारे में जो हम मेडिसिन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, सर्जरी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ये जो है सारे सब्जेक्ट है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो साइंस है सिम्टम बेस्ड साइंस है। तो अगर हमको डिजीज़ कंडीशन के कॉमन सिम्टम्स अच्छे से पता होंगे तो हमको डिफ्रेंशिएट करने में इजी होगा कि क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है। अगर हम लोगों को यही नहीं पता है कि इस डिज़ीज़ के कॉमन सिम्टम्स ये है कि ये कॉमन सिम्टम्स है या अनकॉमन सिम्टम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये गलती करते हैं कि जो सारे कॉमन सिम्टम्स है वही हम कंसीडर करते हैं। और फाइनली जब हम लोग केस इवैल्यूएशन तक पहुंचते हैं तो उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और फिर मेडिसिन जो है सारी कॉमन सिम्टम वाली मेडिसिन हमारे पास आती है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मेडिसिन के बारे में या फिर डिजीज़ कंडीशन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन या फिर अच्छे से नॉलेज आप गेन कर सकते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको डायग्नोसिस, पेशेंट का डायग्नोसिस पता चलेगा, पेशेंट का प्रोग्नोसिस क्या है वो पता चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप जो है किसी भी एमडी मेडिसिन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जनरल प्रैक्टिशनर को ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो जब इनके अंडर में आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ टाइम में आपको समझ में आने लगता है कि कौन से कॉमन सिम्टम्स है, कौन से कॉमन सिम्टम्स है, क्या डायग्नोसिस है और क्या प्रोग्नोसिस है इस पेशेंट का। तो ये उसका इम्पोर्टेंस है। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए, वो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये मुझे लगता है सभी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट जाता होगा ऑर्गेनॉन, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए एक गाइडलाइन या फिर एक जिसको हम लोग कहते हैं मैनुअल, जैसे आप कोई चीज़ या फिर कोई मशीन ख़रीद के लाते हो उसके साथ में इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, ये बिल्कुल उसी तरह है कि वो मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो हमको वो मैनुअल में लिखा होता है। वैसे ही ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो है डॉक्टर हैनेमन ने इसलिए लिखा है कि आपको होम्योपैथी को कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, क्या आपको कैसे केस टेकिंग करना है, कैसे क्या डिस्पोजिशन होती है, या फिर कौन सी डिजीज़ कंडीशन मेंटल डिजीज़ेज़ है या फिर वन साइडेड डिजीज़ेज़ है, जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी गाइडलाइन दी गई है। तो आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के जो एफोरिज्म्स है उसका आपको रटना नहीं है पूरी तरह से, लेकिन आपको जो है उसके बारे में पढ़ना है उसमें, क्योंकि बहुत अच्छे से डिटेल गाइडलाइन दी गई है कि आपको ऐसे अगर कोई पेशेंट है तो जब आप कभी फंस जाते हैं कि ऐसे पेशेंट में हमको क्या कंसीडर करना है या क्या कैसे केस टेकिंग करनी है या फिर किस टाइप की मेडिसिन हमको देखनी है देनी है, तो ये जो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है बाय डॉक्टर हैनेमन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम पे जब आपको डिफ़िकल्टी आती है, गो एंड रेफर ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, और वो उसमें आपको आपका आंसर बहुत ही ईजीली मिल जाएगा।
अभी हम लोग जान लेते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स जान लिए, डिजीज़ कंडीशन में कॉमन सिम्टम्स क्या है, अनकॉमन सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में जान लिए। फिर हम लोगों ने हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट समझ लिए कि होम्योपैथी को कैसे प्रैक्टिस करना है। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब कि ये जो नॉलेज है हम लोग उसमें कैसे अप्लाई करें। तो हम लोगों ने सिम्टम्स ले लिए हैं, केस टेकिंग कर लिए अच्छे से, उसको इवैल्यूएट कौन से सिम्टम्स का क्या इम्पोर्टेंस है वो पता कर लिया। वो सिम्टम्स को अब हम रेपर्टरी में जाके ढूंढते हैं। तो रेपर्टरी पता होना क्या कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रूब्रिक्स दिए रहते हैं रेपर्टरी में, जब आप मेंटल्स इस चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रूब्रिक्स है, बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स है जिसकी जो है सिमिलर हमको ऐसा लगता है। तो इसीलिए जो रूब्रिक्स है उसका मीनिंग क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो जब आप रूब्रिक्स पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, वो किस किस इसके लिए दिया गया है, वो कौन से सिम्टम्स के लिए आप वो रूब्रिक लेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसके लिए भी कुछ अच्छी बुक्स आती है जो आप रेफ़र करेंगे, उसके बारे में इम्पोर्टेंस उसका पता करेंगे, उसका क्या मीनिंग है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रूब्रिक दिया गया है। तो वो आपको पता करना है कि पेशेंट की एग्जैक्टली क्या फ़ील थी और वो हमको वही सेम रूब्रिक रेपर्टरी से लेना है। तो रेपर्टरी को आप कैसे सीखेंगे, आप अगर हर दिन आधा घंटा अलॉट करते हैं रेपर्टरी में, कोई भी एक चैप्टर लीजिए, उसमें से रूब्रिक बाय रूब्रिक कौन सी मेडिसिन है उसको पढ़िए, वो रूब्रिक का मतलब निकालिए, उसका मीनिंग समझिए। क्योंकि काफ़ी बार हमको डिफ़िकल्टी आती है कि क्या बोलना चाहता है पेशेंट, इसका क्या रूब्रिक ले हम। तो अगर हम लोगों की मेंटल ट्रेनिंग हुई होगी कि हमको कौन से रूब्रिक्स कंसीडर करना है इस सिम्टम के लिए, तो हम लोगों के लिए बहुत इजी होगा। तो रेपर्टरी की नॉलेज, रूब्रिक की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रूब्रिक या फिर रेपर्टरी सीखने के लिए अगर आप रोज़ आधा घंटा अलॉट करेंगे, उसके बारे में मीनिंग पता करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कितनी सारी अलग अलग मोडालिटीज़, कितने सब हेडिंग्स दिए हैं, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना सारा उसमें रेपर्टरी में जो है इन्फॉर्मेशन दी होती है, लेकिन हम लोग जाके पढ़ते ही नहीं, तो हम लोगों को नहीं पता होते। तो आप अब से हाफ एन आवर रूब्रिक्स रीड करने के लिए अलॉट करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम आते हैं कि नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका में आपने केस ले लिया, सिम्टम्स पता चल गए आपको, इवैल्यूएट कर लिया, रेपर्टराइज कर लिया। रेपर्टराइज करने के बाद आपके पास कुछ मेडिसिन आई, लेकिन फाइनली जो है आपको मटेरिया मेडिका रेफ़र करना होता है। मटेरिया मेडिका में जो मेडिसिन देते हैं उसमें जो है हर एक मेडिसिन का एक अलग पर्सनालिटी होती है, एक अलग फील होता है, एक उसकी एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है। तो ये जो है आपको हर एक मेडिसिन के बारे में पढ़ना चाहिए, पता करना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल पल्सटीला अगर मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग डिस्पोजिशन, वीपिंग डिस्पोजिशन, ये एक पिक्यूलियर उस पेशेंट की पर्सनालिटी है। तो जब हमको कुछ मेडिसिन मिल जाती है तो फाइनली रेफ़र हम लोग मटेरिया मेडिका करते हैं और हर एक जो भी मेडिसिन आई है उसके बारे में हम लोग जाके पता करते हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा पेशेंट है, जिसके लिए हम लोग मेडिसिन देख रहे हैं कि वो पेशेंट कैसा था, और हम उसको जाके मेडिसिन के साथ मैच करेंगे और फाइनली जो है हम वही मेडिसिन देंगे जिसके लिए वो जिसके साथ उसका जो है बहुत सिमिलर है, वो हम लोग फाइनली देते हैं, जो डिस्पोजिशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए हम लोगों को मटेरिया मेडिका के जो हर एक मेडिसिन है उसकी पर्सनालिटी कैसी है इसके बारे में पता होना चाहिए। उस मेडिसिन का पिक्यूलियर डिस्पोजिशन क्या है वो हमको पता होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी और एक चीज़ है, मेडिसिन सीखिए, नई मेडिसिन सीखते हैं हम, तो आजकल आपने देखा होगा कि वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसमें
जो है डॉक्टर्स अपने केसेस रिप्रेजेंट करते हैं, केसेस शेयर करते हैं, वो कैसे क्या हिस्ट्री ली गई थी, कैसे इवेल्युएट किया था, किसको सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग सेमिनार अटेंड करते हैं, ये जब प्रेजेंटेशंस देखते हैं, हम लोग केस लेने के बाद हम लोगों में सिर्फ इतना ही क्यूरियोसिटी लेती है कि कैसे, कौन सी मेडिसिन दी गई है, कौन सी पोटेंसी में दी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन सी मेडिसिन दी गई है, इससे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होना चाहिए कि वो इस मेडिसिन तक कैसे पहुँचे, इस सिमिलिमम तक वो कैसे पहुँचे। क्योंकि अगर आप आज सीख लेते हो कि ये सिम्टम्स के लिए डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी, लेकिन आप यही सेम मेडिसिन अपने पेशेंट्स को नहीं दे सकते, क्योंकि सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सारे इंडिविजुअल्स में अलग सिचुएशन, अलग रिएक्शन होता है। तो कभी भी सेम सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जो है वो मेडिसिन कभी कभी हो सकता है काम भी कर ले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करती। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि कैसे वो जो डॉक्टर है उस मेडिसिन तक पहुंचा है, ना कि कौन सी मेडिसिन उन्होंने दी है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो ज़रूर आप नई मेडिसिन सीखिए, उसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है वो पता करिए, लेकिन ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि कौन से उस पेशेंट में, उस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या पिक्यूलियर देख के उन्होंने वो मेडिसिन दी थी। तो ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। सो यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम सक्सेस, यू ओनली लर्न फ्रॉम फेलियर्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं या आपका खुद का क्लिनिक भी है, तो ये आप समझिए कि फेलियर जो है होता ही है। अगर आपने कितने भी टाइम किसी के अंडर प्रैक्टिस किया हो, लेकिन आप जब खुद के क्लिनिक में बैठते हैं तो फेलियर होते ही है। क्योंकि अगर फेलियर हुआ तभी हम लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसके बारे में और सोचेंगे कि हम लोगों को कैसे इस केस को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से जो है, क्या पेशेंट में हम लोगों ने पिछली बार मिस कर दिया, दोबारा आप री इवेल्युएट करिए या फिर दोबारा रिकंसिडर करिए केस को, अच्छे से देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, या फिर क्या आपने कंसिडर नहीं किया, क्या पेशेंट ने जो बोला था जिसको आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है कुछ पेशेंट ने नहीं बताया होगा, तो दोबारा पूछिए पेशेंट से, दोबारा रिव्यू करिए केस को, पेशेंट से दोबारा पूछिए कुछ पिक्यूलियर चीज़ जो छूट गई हो। तो जब तक फेलियर नहीं होगा तब तक जो है आप ट्राई नहीं करेंगे। तो फेलियर होता ही है, कितना भी आप केयरफुल रहो। तो सारे केसेस ऐसे नहीं होते कि इजीली जो है ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ जो बहुत चैलेंजिंग केसेस होते हैं, या फिर कुछ कुछ इजी केसेस भी होते हैं जिसमें हम लोगों को डिफ़िकल्टी आती है या फिर हम लोग उसमें अटक जाते हैं। तो ट्राई करते रहिए, गिव अप मत कीजिए, पूछिए, दोबारा पूछिए, अलग वे से देखिए केस को, दूसरे कुछ वे से कंसिडर करिए। अगर आप ये सारी क्वालिटीज़ खुद में लाते हैं, ये सब चीज़ें जो है सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं अपने प्रैक्टिस में, परसिस्टेंटली आप काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सारी चीज़ें अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी।